Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज थोड़ी ठीक है। आज स्वास्थ्य में सुधार है। आज स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन फिर भी आज एक क्लास रात को ही रखेंगे, 2 क्लास कंटिन्यू रखेंगे और 1 क्लास रात को रखेंगे। 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस तो अभी कंटिन्यू रख देंगे, 1 क्लास जो है वो रात को ही रखेंगे आज भी। एक दिन और ब्रेक लेके, कल ब्रेक लिया ठीक रहा, आज एक ब्रेक लेकर और देखते हैं। आ जाओ। हाँ, बस यही ऑनलाइन का फायदा है। ऑनलाइन का सबसे जबरदस्त चीज यही है कि हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, वरना नॉर्मली अगर ऑफलाइन होते तो फिर ऑफलाइन के बड़ी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ऑफलाइन में, है ना, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, कई चीजें अनिवार्य होती है। आप उठो, आप नहाओ धो तैयार हो, आप नाश्ता करो, आप फिर जाओ, वो सब कुछ करना पड़ता है। क्लास होती है, भाई मेन मकसद तो पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा और बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। फिक्स टाइम पे ही क्लास होगी, आप बच्चों को नहीं कह सकते कि ठीक है आज तबीयत खराब है, आज रात को 8 बजे आ जाना। लेकिन ऑनलाइन में आप ये कह सकते हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन ने काफी बेहतर बना दी है कि एटलीस्ट हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। भाई बंदा है, पढ़ाने वाला भी तो एक इंसान ही है, वो भी बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य उसका भी खराब होता है। और आप लोग हैं, आपका भी स्वास्थ्य खराब होता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना। आपका स्वास्थ्य खराब होता है, किसी दिन आपको प्रोग्राम हो गया, कोई काम हो गया, किसी वजह से भी डिस्टर्ब हो गया, तो आप अपनी क्लास रिकॉर्डिंग में ले सकते हो। और हम लोगों को ये फायदा मिल जाता है कि अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो हम दोपहर में ले सकते हैं, जब हम ठीक महसूस करें तब ले सकते हैं क्लास। तो कुल मिला के क्लास का नुकसान नहीं हुआ, है ना। कुल मिला के क्लास का नुकसान नहीं हुआ। क्लास हमारी जैसे प्रॉपर वे होता है उसी वे में होगी, ठीक है, 12 बजे नहीं होकर 8 बजे होगी, ये जरूर एक है। लेकिन एक बेहतर चीज जो है, वो बेस्ट फायदा जो हमें मिल रहा है वो ऑनलाइन। अगर यही चीज आज ऑफलाइन होती, अगर यही ऑफलाइन होती, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एक दिन की क्लास तो छूट ही जाती, है ना। या आप दवाई लेके भी करते या कुछ भी करते तो भी एक दिन, अगर दवाई लेके वैसे पढ़ाते तो हो सकता है तबियत और बिगड़ जाती। एक दिन की छुट्टी के बजाय 2 दिन लेनी पड़ती, फिर तो वो ज्यादा बुरा हो जाता, है ना। तो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, ऑफलाइन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। अब आपको कहीं और पढ़ने जाना है, अब कहीं और पढ़ने जाना है तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा, तैयार होना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो चीज अपने आप अटैच हो जाती है कि ये चीजें पहले कर। 1 घंटे की क्लास के लिए आपको 1.5 घंटे तैयार होना पड़ेगा, वो साथ में ऐड हो जाता है। आना जाना वो सब कुछ ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे जब आप फ्री हो, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ, आप 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम फायदे उठाते हैं इसके, इस नए युग के फायदे उठाते हैं। तो हम एमसीक्यू कर रहे थे, एमसीक्यू में आगे बढ़ते हैं।
आगे डेल्टा एन फैक्टोरियल एक्स का एनवा अंतर निकालना है। एनवा अंतर नहीं, ये पहला अंतर है। एनवा अंतर है। नहीं यार, सवाल में गड़बड़ी है। इस फैक्टोरियल एक्स का अंतर निकालना है, एच का मान 1 है। ये ठीक लग रहा है, अब सवाल सही लग रहा है। आपको फैक्टोरियल एक्स का पहला अंतर निकालना है और एच का मान 1 लेना है। अब ये कौन सा होगा? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो जब भी दुनिया में कुछ भी बदलाव आते हैं, जो नई चीजें आती है और लोग जिसको अपनाते हैं, बदलाव तो आते भी रहते हैं, लेकिन लोग जिसको अपनाते हैं, लोग हमेशा अच्छे को अपनाते हैं। जैसे यूपीआई आया, लोगों ने अपनाया कि अच्छी चीज को। भाई, ऐसे नहीं है कि जो स्टार्टअप देने वाले हैं, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो नई नई चीजें मार्केट में लाते रहते हैं। हर बार अगर हम देखें तो साल भर में तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया में 10,000 नए तरह के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। स्टार्टअप्स वाले, इंटरप्रेन्योर वाले जो लोग होते हैं, वो हर बार प्रोडक्ट लाते हैं, लेकिन उनमें से 100-150 प्रोडक्ट ही बच पाते हैं मार्केट में। क्यों बच पाते हैं? क्योंकि फिर मार्केट तय करता है। पहले इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप लाने वालों ने अपने हिसाब से सोचा कि भी दुनिया की डिमांड है, ये प्रोडक्ट दुनिया में आना चाहिए, वो दुनिया में लेके आते हैं। फिर दुनिया तय करती है। और दुनिया कैसे तय करती है? जिनसे उनको कोई वैल्यू एडिड होती है, तो वो उसको साथ में उसको रख लेते हैं। तो ऐसे करके दुनिया आगे बढ़ती है। तो दुनिया हमेशा अच्छे को ही चुनती है। तो ऑनलाइन अगर टिकेगा या टिक रहा है, तो उसका बड़ा कारण है कि कुछ अच्छा है इसमें, कुछ ऐसी चीज है जो बेहतर है। और ऑब्वियसली बात है, स्पष्ट है कि ये बेहतर है। तो इसे एफ एक्स मान लो। एफ एक्स हो गया। डेल्टा एफ एक्स बराबर होते हैं फैक्टोरियल एक्स प्लस एच माइनस फैक्टोरियल एक्स। फैक्टोरियल एक्स प्लस एच माइनस फैक्टोरियल एक्स, है ना। एफ एक्स की जगह वो आ गया, एफ एक्स प्लस एच की जगह वो आ गया। एच का मान 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल एक्स। इसे बाहर एक्स प्लस 1 को अगर मैं बाहर रख दूंगा तो अंदर एक कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने दो चीज की है। एक तो एच का मान रखा है जो कि 1 है, और एक रूल होता है कि फैक्टोरियल में आपको जो दिख रहा है उसे बाहर निकाल दो, तो अंदर वाला एक कम हो जाता है। फैक्टोरियल में आपको जो दिख रहा है वो बाहर निकाल दो, तो अंदर वाला एक कम हो जाता है। अब इसमें देखो तो फैक्टोरियल एक्स कॉमन आ गया। वो कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक एक कट गया, ये आ गया एक्स फैक्टोरियल एक्स। तो ये आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक्स फैक्टोरियल एक्स, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एन वन अंतर निकालना है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 का, और एच का मान 1 है। एच का मान 1 है। ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 का एन वा हो सकता है डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा स्क्वायर लें तो क्या, इस पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम डेल्टा स्क्वायर लें तो एक
हाँ, ये डेल्टा एन की जगह डेल्टा स्क्वायर होता तो देखेंगे एक बार ट्राई करके। चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, पता चल जाएगा। दूसरा अंतर दूसरा अंतर, पहले अंतर का अंतर। डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ है, एक्स प्लस एच एच का मान है। फिर फैक्टोरियल एक्स कॉमन, ब्रैकेट खोलने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, जिससे ही आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स बराबर तो डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे बेस्ट सुटेबल रहेगा, सबसे शानदार। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अच्छा लगा, सवाल भी अच्छा लगा, खाली डेल्टा वाला मजा नहीं आया। खाली डेल्टा रहो तो बढ़िया कौन लागियो, जब तो डेल्टा स्क्वायर बढ़िया लागियो, तो वो डेल्टा एन बिना मतलब में टाइपिंग करते टाइम पर एन चिपका दियो, दो आरो ज्यादा अच्छे है, क्योंकि कम से कम दो तो अंतर होना है। ऐसे सवालों में दो अंतर होंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से सही होगा। बढ़िया, शाबाश कविता, है ना। शाबाश कविता, बढ़िया चेंज किया उसने, सही कहा कि डेल्टा स्क्वायर होता ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेल्टा से खाली एक आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था, और इनमें से कोई नहीं। तो हो तो गया, बैठ तो गया, लेकिन डेल्टा स्क्वायर जब निकाला तो थोड़ा सा और क्लियर होता है, हाँ कैसे निकला है। तीसरा अंतर थोड़ा और बेहतर होता है ठीक है। तीन तीन अंतर तो बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, दो अंतर तक तो ये अच्छा था। ठीक है, अच्छा सी होगा, सी। सी आपका आंसर हो गया, तो समझ में आ गया ये। है ना, बढ़िया, सही है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज सोची है आप लोगों ने, बल्कि आगे बढ़ के सोचा, ये अच्छी बात है। तो ठीक है, यही बात बड़ी अच्छी लगती है आप लोग। मुझे हमेशा लगता है कि जो हमारी जनरेशन है और आपकी जनरेशन जो है, हमसे बहुत अच्छी है, हमसे बहुत बहुत अच्छी है। आपके पास बहुत अच्छी स्पीड है, समझने की ताकत बहुत अच्छी है आप लोगों के पास, है ना। और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। मैं भाई, एक व्यक्ति क्या चाहता है, जो भी जिस जनरेशन में है, वो चाहता है कि उसकी आने वाली जनरेशन उससे बेटर हो, उससे आने वाली जनरेशन जो है वो उससे बेहतर हो, उससे शानदार हो। दुनिया तभी तो आगे बढ़ेगी ना। दुनिया बेहतर कब कर पाएगी, जब आने वाली जनरेशन बेहतर होगी, है ना। यही होता है, दुनिया का रूल यही है कि मेरी आने वाली जनरेशन जो, मुझसे बाद वाली जो जनरेशन है वो उनसे ज्यादा बेहतर हो। और ये बात कंफर्म होती है आप लोगों को देख के कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो मुझसे ज्यादा बेहतर होगी। आप ज्यादा अच्छे टीचर होंगे, ज्यादा अच्छी समझ होगी, ज्यादा क्लियरिटी आपके पास होगी, मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छे होंगे आप। और यही होना चाहिए, सही में यही होना चाहिए। और ये आप लोग, लग रहा है कि हाँ बढ़िया, सही है, बढ़िया किया आप लोगों ने। मैं डेल्टा निकाल के छोड़ देता, आपने डेल्टा स्क्वायर तक सोचा, तो बहुत बढ़िया किया, शानदार, अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, मज्जो आयो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए यार, यही तो एक चीज। क्या उम्मीद करते हैं हम लोग आपसे, क्या उम्मीद करते हैं हम, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी जो लेगेसी है, जो हमारी विरासत है, जो हम आप लोगों को भी सौंप रहे हैं, इसको आप और आगे बढ़ाएंगे, आप उसको और बेहतर बनाएंगे, आप उसको और शानदार तरीके से आगे रखेंगे। यही तो उम्मीद करते हैं, यही तो हम ट्रांसफर करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते हैं, आप अगर एक पिता को और एक बच्चे को देखें तो उसमें क्या होता है, एक पिता अपनी लेगेसी, जो उसने सीखा है, जो उसने सही गलत सीखा है, वो अपने बच्चे को देता है। बच्चा उसको और रिफाइन करके और बेहतर बनाता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, वो उसको और बेहतर बनाता है। यही तो हम चाहते हैं, तभी तो दुनिया इतनी आगे बढ़ी है, वरना तो दुनिया गोल गोल घूमती रहती।
दुनिया इतना विकास कर रही है, क्यों? क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी पिछली वाली पीढ़ी से ज्यादा बेहतर है। ये तो बूढ़ी है जो बिना मतलब की शिकायत कर वो करे माली पीढ़ी में ही और माली पीढ़ी में ही हो ना। आने वाली पीढ़ी ज्यादा बेहतर है, आने वाली पीढ़ी ज्यादा बेहतर है। अब कई लोग आप गाने सुनिए आज के कुछ गाने निकाल दीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा वो तो पुराने वाले गानों में मिल जाएंगे, लेकिन कई गानों में इतनी अच्छी डेप्थ है इन लोगों के पास। और लड़के कितने कितने सालों के हैं, 20-20 21 साल के लड़के हैं, और उनके लिरिक्स देखिए, मतलब गुलजार साहब भी अगर सुने ना उन्हें तो सुनते रह जाए कि यार क्या लिखा है बंदे ने। मतलब 21 साल के बच्चे में इतनी गहराई, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर गुलजार साहब भी देखते होंगे ना, और अगर वो सही में समझ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ जावेद साहब या गुलजार साहब अगर देखते होंगे तो गर्व करते होंगे कि क्या पीढ़ी आ रही है यार। 21 साल के नौजवान में कितनी डेप्थ है ना, कितनी कितनी डेप्थ है, और कितनी गहराई से वो प्रेम को समझता है, भावनाओं को समझता है। तो कमाल की बात है। यहाँ 40-40 की उम्र में भी वो भावनाएं नहीं पनप पाती थी जो आज के 21-21 साल के नौजवानों में आ रही है। तो आपकी पीढ़ी कमाल है ही, है ना। मैं वो एक गाना सुनता रहता हूँ, एक वो काका वर्ल्ड का है, काका वर्ल्ड का वो राधे तेरी धुन में कृष्णा ऐसे खो गई, उतना मतलब उसने बंदे ने। उसका और भी गाने आए हैं, भोलेनाथ भी आया हुआ, भोलेनाथ 1 भोलेनाथ 2 करके 2 गाने आए थे, जिसमें पार्वती और शिव का जो प्रेम है उसको उसने दिखाया था। फिर अभी राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसको दिखाया। उसके वो आवाज तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उसके शब्द हैं वो इतनी गहराई से ऐसे मतलब प्रेम को एक्चुअली जो सही भाषा में जो दर्शा सकता है वो उसने यूज किए हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब क्या लिखता है बच्चा, कितना शानदार है। तो यही होना चाहिए, यही खुशी की बात है हमारे लिए कि आप लोग इतना बेहतर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 17। डेल्टा एन ए एक्स की पावर एन बी एक्स की पावर n-1। डेल्टा की पावर एन ए एक्स की पावर एन बी एक्स की पावर n-1। ना एक कोटेशन कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो तब शानदार होती है जब उसकी विरासत संभालने वाले उससे बेहतर हो। और ये बात सच्ची है, जब आदमी मरता है ना तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है कि जो मैं ये बना के गया हूँ, जो मैं ये छोड़ के गया हूँ, क्या इसको आगे लोग बढ़ा पाएंगे। किसी भी बड़े से बड़े को, चाहे बुद्ध को उठाइए, चाहे आप दयानंद सरस्वती को उठाइए, चाहे शंकराचार्य को उठाइए, आप सबको उठाइए, सब में एक ही चीज आपको मिलेगी कि अंतिम समय उनके दिमाग में क्या रहा होगा। यही रहा होगा कि जो मेरी विरासत है उसको वो आगे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, उसको बेहतर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सबके दिमाग में रहा होगा, सबके दिमाग में। सही उत्तराधिकारी आप चाहे कितना इतिहास पढ़ लीजिए, मुगलों का पढ़ लीजिए, किसी और का पढ़ लीजिए, सबको एक ही चीज की टेंशन थी कि मैं जा रहा हूं, जाना तो पड़ेगा, सबको ही जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, तो मेरी जो लेगेसी है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसको आगे बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे, या कहीं लड़ मरेंगे या कट मरेंगे या एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसको आगे तो बढ़ा पाएंगे, यही चिंता अंतिम क्षणों में रहती है। और सोचो उसकी मौत कितनी शानदार होगी जब उसे पता हो कि उसके पीछे जो आ रहे हैं वो उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। कितना सुकून से मरता होगा वो आदमी। डेल्टा की पावर एन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर n-n। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ए आपका बाहर आ जाएगा, इनको हम अलग अलग कर देंगे। ए बाहर आ जाएगा, डेल्टा का रूल लगा देंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया, ये भी अलग ये भी अलग। ठीक है। और हमारा रूल क्या कहता है कि एनवा अंतर आप निकाल रहे हैं, एक्स की पावर एन का एनवा बहुपद है, और एनवा अंतर निकाल रहे हैं तो ये आता है फिक्टोरियल एन एच की पावर एन, और एक्स की पावर एन का गुणांक, गुणांक तो यहाँ है नहीं, जो था वो बाहर ले चुके, तो गुणांक आएगा नहीं, प्लस बी। यहाँ पे पावर देखो कम है, यहाँ पावर कम है, अंतर ज्यादा है, तो ये 0 हो जाएगा। इसे ऐसे याद रखना कि मान लो अगर आप n-1 पावर का nवा अवकलन कर रहे हैं, मतलब 2 पावर का 3 अवकलन कर रहे हैं, तो 2 पावर का 3 अवकलन करने पे 0 हो जाएगा। डेल्टा को एज अवकलन समझ लो, ये कुछ वैसा ही काम करता है ना। तो आप n-1 पावर का nवा अवकलन कर रहे हैं, मतलब 2 पावर का 3 अवकलन कर रहे हैं। अब 2 पावर का 3 अवकलन करेंगे तो 0 आना ही है, 0 आ गया। यही तो कहती है फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ हमें h का मान 1 दिया हुआ है, a इंटू फिक्टोरियल n।
ए फैक्टोरियल एन। हाँ, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, यही तो शानदार चीज है। देखो मैं सकलो भेड़ों कर तो ले जा कौन सकूं, ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, बस कुछ सीखा हुआ है वो सिखा के जाना है ना, पहले आप सीखते हो फिर आप सिखाते हो और फिर आप चले जाते हो, ये प्रकृति का नियम है कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष हुआ हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हुआ हो, सबने यही है, सीखा, सिखाया, चला गया। तो ये क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर? हमने यहाँ पे जो है मूलभूत प्रमेय लगाई है, फंडामेंटल थ्योरम लगाई है, और जो मूलभूत प्रमेय है वो कहती है कि अगर बहुपद कोई n घात का है और आप nवा अंतर निकालते हैं, n घात के बहुपद पे nवा अंतर निकालते हैं तो वो बराबर होता है x फैक्टोरियल n h की पावर n। और अगर बड़ा अंतर निकालते हैं, उससे बड़ा जो भी पावर है उस पावर से ज्यादा का अंतर निकालते हैं तो फिर वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे n को n मत समझिए, n को n मत समझिए, यहाँ n का मतलब है जो भी पावर होगी अंतर अगर उससे ज्यादा निकाल रहे हैं आप, मतलब 5 पावर है अंतर 6 निकाल रहे हैं, 5 पावर है अंतर 7 निकाल रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा अंतर आप निकालेंगे तो फिर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका होगा, क्योंकि n पावर पे वो कांस्टेंट हो जाता है, nवें अंतर पे वो अचर हो जाता है, फिर उसके बाद वाला अंतर निकालोगे तो वो अचर होकर जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से जीरो हो जाता है। इसलिए यहाँ देखोगे तो ये कितनी पावर है, n-1 पावर, ये पावर कितनी है n, तो ये जीरो हो जाएगा। अगला, इसमें भी यही थ्योरम लगानी है। आप चाहो तो अंतर निकाल सकते हो, लेकिन जब प्रमेय है हमारे पास तो प्रमेय क्या करती है, प्रमेय हमारा काम आसान कर देती है। चाहो तुम जैसे गॉस प्रमेय लगा रहे हैं, मत लगाओ, सीधा कर लो, लेकिन सीधा लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रमेय का यूज करते हैं ताकि चीजें छोटी हो सके। अब x की पावर n का मैं nवा अंतर निकालूंगा तो पहला अंतर, फिर दूसरा अंतर, फिर तीसरा अंतर, यूं चलना पड़ेगा, और प्रमेय सीधी मदद कर रही है मेरी। प्रमेय कह रही है कि x की पावर n का nवा अंतर इतना होता है, तो सीधा काम आ गया। तो प्रमेय से जब आसान हो रहा है चीजें तो आसान करूंगा ना। डेल्टा प्लस आई टू डेल्टा माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। हाँ, पहले ब्रैकेट्स खोल लो, पहले ब्रैकेट्स खोल लो। ये 2 डेल्टा स्क्वायर आ गया, ये माइनस डेल्टा आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दो डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल दें, ये तो हमने सारे खोल के सॉल्व कर लिए। अब एक एक करके आने देते हैं सबको। दो डेल्टा स्क्वायर, पहले तुम आ जाओ, प्लस डेल्टा फिर माइनस आई, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको बंद करके लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर डेल्टा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जो आंसर है वो निकाल के ले आते हैं। देखो कर सकते हैं, n का मान 1 2 3 रख के कर लेंगे, लेकिन परमे की जगह थोड़ी ले सकते हैं। चलो n का मान 1 2 3 रख दोगे, लेकिन वो सवालों का क्या करोगे जो खुद परमे पे आ गए? बच नहीं सकते हम चीजों से बच नहीं सकते। हम चीजों से बच नहीं सकते, हमें चीजों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ परेशान हो रहे हैं, परेशान होने का मतलब ही नहीं कि पीछा छोड़ दिया। अब जो फंडामेंटल थ्योरम है वो थ्योरम है। आपने चलो इस सवाल को आपने n बराबर 1 रख के या 2 रख के कर लिया, हो गया ठीक। अब अगर सवाल खुद परमे पे आ गया फिर क्या करोगे? फिर भी n का मान 1 2 3 रखोगे। तो बच नहीं सकते ना उस चीजों से, तो बचने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? अगर आपको n 1 2 3 रखना है, करो, वो तरीका कर लिया। अब परमे वाला भी करना पड़ेगा, परमे वाला भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच नहीं सकते कि सवाल बन जाएगा उसके ऊपर। परमे के ऊपर ही सवाल बना दिया, फिर क्या कर लोगे? इसलिए चीजें बेहतर करनी ही पड़ेगी, छोड़ा नहीं जा सकता। तो x प्लस 1 का पहला अंतर निकालते हैं। जिन जिन के मान हमें चाहिए वो निकाल के यहाँ रख देते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? आई चाहिए, आई तो सेम होता है, आई तो सेम होता है। और h का मान 1 दिया गया। हाँ h का मान 1 ही होगा इस सवाल के लिए, क्योंकि और दिया नहीं है, तो h बराबर 1 ही रहेगा। तो हमें पहला अंतर चाहिए, दूसरा अंतर चाहिए, तो ये निकाल लाते हैं। फलन हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका पहला अंतर और दूसरा अंतर। दो एक्स प्लस 3, ठीक है, ये पहला अंतर तो आ गया। अब दूसरा अंतर, अंतर का अंतर। जो पहला अंतर आया उसका दोबारा अंतर निकालो। ब्रैकेट खुलेगा, 2x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2h बच गया। h का मान 1 है, इसलिए 2 गुणा 1, ये 2 आ गया। चलो सब तैयार है, मान रख दो। 2 x प्लस 1 के स्क्वायर का दूसरा अंतर निकाल चुके, जो कि 2 आया।
और x+1 का पहला अंतर निकाल लिया, वो 2x+3 आया। ये x+1 का स्क्वायर आ गया। सही है। मान रखते हैं। चार प्लस 2x+3 x² -1 -2x, 2x कट गया, 4 3 7 7 -1 -x² +6। ऐसा कोई है नहीं, देखो 6 -x² ना, ठीक है। थोड़ा लंबा तो जाएगा ही जाएगा ये, अगर हम कोई और तरीके से भी करें तो भी ये थोड़ा तो लेंथ रहेगी। थ्योरम लग सकती है ना, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन थ्योरम की दिक्कत ये है कि थ्योरम काम करती है आपका सेम अंतर है तो, या बड़ा अंतर है तो। अगर छोटा अंतर है तो आपको निकालना ही पड़ता है, फिर परमे साथ नहीं देती। ये परमे की दिक्कत है। परमे क्या करती है, परमे कहती है कि अगर आप n वां अंतर निकाल रहे हैं और ये भी n है, तब तो डन, शानदार, फैक्टोरियल n h⁻n। अगर अंतर बड़े हैं, n+1 है या 2 है या 3 है, पावर से बड़ा अंतर है तो 0 है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब अंतर छोटे हों, पावर बड़ी हो, इस समय आपको निकालना ही पड़ता है, तब परमे काम नहीं करती, तब आपको निकालना पड़ता है। क्योंकि परमे ने जो कहा है वो सिर्फ इतना है कि n वां अंतर अगर आप निकालते हैं, n घात का बहुपद है, n पावर का ही बहुपद है, n वां अंतर निकाल रहे हैं तो वो अचर होता है, कितना होता है, इतना होता है। उससे ऊपर वाली पावर का अंतर, क्योंकि वो अचर हो गया, उससे ऊपर वाली पावर का अंतर निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब परमे इस बारे में कुछ नहीं कहती, इस बारे में है ही नहीं तो क्या बताए, होगा तो बताए ना, कुछ है ही नहीं। तो x की पावर n का अगर अंतर आप उस पावर से कम निकालते हैं तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो परमे सिर्फ इन हिस्सों में आपकी मदद कर सकती है, इसमें नहीं कर सकती। तो कई बार x की पावर ज्यादा होती है, अंतर कम होता है, तो फिर निकालना ही पड़ता है। और इस सवाल में यही दिक्कत है। इस सवाल में देखोगे कुछ जगह काम कर जाएगी परमे, कुछ जगह आपको निकालना ही पड़ेगा। जब निकालना ही पड़ेगा तो फिर निकाल ही लेते हैं ना। जब निकालना ही पड़ेगा, कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो फिर निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता, ये 2 पावर का है, लेकिन क्या कई जगह ये रहा, देखो 1 पावर, ये रही 2 पावर, तो ये निकालना ही पड़ता। तो जब ये निकालना पड़ता, ये देखो ये डेल्टा है, ये x² है, ये ज्यादा पावर है, अंतर छोटा है, ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकालना पड़ेगा, तो फिर सारे निकाल लो ना एक साथ ही। इसलिए परमे को यूज नहीं किया। तो परमे की जो लिमिटेशन है उसकी दिक्कत थी। बिल्कुल कर सकते हैं, डेल्टा प्लस आई को ई कर देते, ई करके उसको शिफ्ट कर देते, फिर सॉल्व कर लेते, बिल्कुल उससे भी हो जाता। इसको ई कर देते, ई को आगे ले आते, ई को शिफ्ट करते, शिफ्ट करते तो x+1 का स्क्वायर है, ये x+2 का स्क्वायर हो जाता, फिर इसको खोल लेते, है ना। उससे भी कर सकते थे, कई तरीके होते हैं गणित में, तो यही तो ओपन बात है। आप एक सवाल को कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप कुछ हिस्सों पे परमे, जहां परमे अप्लाई हो सकती है वहां परमे लगा दो, और जो नहीं हो सकती वहां पे सीधा निकाल लो। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जहां परमे लग सकती है वहां परमे लगा दो। जैसे ये रहा, यहाँ ब्रेकेट खोलो, यहाँ परमे लग जाएगी, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 2, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे, ये निकाल लो, ये वाला 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो गया, वो 0 हो गया। ऐसे चलते जाओ, ऐसे भी कर सकते हो।
ऐसे भी जैसे भी किया हो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ही खोल लो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको ई बना लो और ई को आगे ले आते हैं, पहले ई सॉल्व कर लेते हैं, पहले शिफ्ट करवा लेते हैं, फिर ये करवा लेंगे, ये भी हो जाएगा। तीनों में से जो तरीका लगे वो लगा लो, और कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। ये एफ एक्स एस का डेल्टा स्क्वायर निकालना है, 5x प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 16। इसका दूसरा अंतर निकालना है, h का मान 1 है तो h सीधा ही 1 रख देना। तो दो अंतर निकालने हैं, तो बैक टू बैक शुरू करते हैं। पहला अंतर, h का मान 1 है तो सीधा ही h 1 लिख के ही चलता हूँ, f(x+1) माइनस f(x). इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। सोलह नहीं है, ये 6 है। ये 6 है, करेक्शन कर लेना। इस वजह से नीचे वाले के गुणनखंड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा f(x) आराम से लिखा जाएगा, 5x प्लस 12, और ये हो गया आपका नीचे वाला गुणनखंड x+2 और x+3, x+2 और x+3। x+2 x+3।
5x² प्लस 17x प्लस 17x प्लस 10x प्लस 34 5x² प्लस 20x प्लस 12x तो ये पहला अंतर हमारा आ जाएगा 17 और 10 27 32 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 ये हमारा पहला अंतर आ गया। लेकिन हमें तो एक अंतर और चाहिए एक बार पुनः प्रयास करने पर। दूसरे अंतर के लिए तो पहले अंतर का अंतर, ये हमारा पहला अंतर है। इसके लिए दूसरा अंतर -5 x प्लस 1 -14 बटा ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। 3, 4, 5 कट जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा -5x -19।
अब x का मान 0 रख दो, x 0 लेने पर 4/15 बहुत लंबा गया। हाँ, अब इतना लंबा सवाल होता ही नहीं ना, इतना लंबा करना भी तो बड़ी, और जगह भी खूब चाहिए, स्पेस भी तो चाहिए, इतना सारा स्पेस निकालने के लिए। अब ऐसे सवाल करने जरूरी हैं, ये करते हैं तभी पता लगता है कि कितना लंबा है। अब करते ही नहीं तो पता कैसे लगता है कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है, पेपर में करने लायक है या नहीं है ना। ट्रेनिंग के दौरान यही तो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको सब कुछ करके देखना होता है, तभी आपको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना है ना। तो ये तो पता चलेगा कहाँ गलतियां होती है, कौन सी गलतियां होती है, वो करने से पता चलता है। अब इतने बड़े सवाल को किया तो एक कैलकुलेशन आया दिमाग में कि ये कितना टाइम ले सकता है, कितना टाइम ले सकता है, पेपर के हिसाब से सही है क्या। पेपर के हिसाब से पहला अंतर होता तो ये सही होता, लेकिन दूसरा अंतर ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये सही नहीं है, पेपर की दृष्टि से ये सही नहीं है ना। फिर प्लस माइनस, इतने बड़े सवालों में गलतियां भी प्लस माइनस की हो ही जाती है, उनका स्पेस अलग से क्रिएट हो गया, वो गलती अपनी जगह है ही। देखो पेपर आ रहा अपने लिए कौन सोचे कि सवाल हुआ है कौन है, पेपर आ रहा डाल दे, पेपर आ रहा सवाल डाल दे सी, पेपर आ रहा बिल्कुल ही कौन सोचे यार, घना ही लंबा लंबा सवाल डाले है पेपर आ रहा का। तो पेपर आ रहा बिल्कुल भी आ कौन सोचे, आप ही सोचा कि पेपर में इतना लंबा सवाल दिया करेंगे, बन कोई मतलब को नहीं बे देवे, पक्का देवे वे। हाँ, तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना। आप लोग ये सोचे, एक सवाल देखते हैं आपको ये लगता है कि पूरा पेपर ऐसा ही है, मतलब पूरा 150 क्वेश्चन इसी यही क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन यही होंगे, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ऐसा नहीं होता ना। डेल्टा स्क्वायर कोस 2x, तो हमारा फलन हो गया cos 2x, पहला अंतर, cos c माइनस cos d। 2 sin c+d/2 sin d माइनस c/2।
2 साइन सी प्लस डी बटा 2। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है। साइन सी माइनस साइन डी का। दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो ये हो जाएगा 4x 4h 2x प्लस h। सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए। 2x 2x कर गया 3h h आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर h, 4 आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर h कॉस 2x प्लस h, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर h कॉस 2x प्लस h। संगीता कह रही है कि जो पिछला सवाल था उसमें मैंने 2 पेज भर दिए, 2 पेज भर दिए। आप चीजों को देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करिए, आपका नजरिए में थोड़ी दिक्कत रहती है। देखो 2 फर्क होते हैं। अब यही सवाल एग्जाम्पल लेते हैं, यही सवाल अभी संगीता ने 2 पेज भरे, ठीक है। आप लोगों में से अधिकतर ने 1 पेज 1.5 पेज तो भरा ही होगा, सब नहीं। तो ये सवाल अभी आपने किया, इसने हमने सॉल्व किया। एक सवाल को जब आप सॉल्व करते हैं, वो ठीक है 10 पेज का है 15 पेज का है, तो जो कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं आप उसको भूल जाते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस गेन किया है उसको याद करिए। जब आप बड़े सवाल को करते हैं और आप उसका आंसर मिला देते हैं, तो जो एक आत्मविश्वास बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, उसको क्यों भूल जाते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यही सवाल पेपर में आ जाता है, आप पेपर में इसको नहीं करेंगे, आप इसको पेपर में नहीं करेंगे क्योंकि लंबा है। लेकिन गौर करिए, किसी सवाल को इसलिए छोड़ना कि आपको नहीं आता था, और किसी सवाल को इसलिए छोड़ना कि आपको आता है परंतु बहुत लंबा है, टाइम ज्यादा खाएगा, इसलिए आप छोड़ रहे हैं। दोनों ही सवालों को छोड़ने में बहुत रात दिन का अंतर है। एक सवाल को आप कॉन्फिडेंटली छोड़ रहे हैं, एक सवाल को आप हताश होकर छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको आता नहीं। फर्क समझ रहे हैं पेपर में और पेपर में जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है।
एक सवाल को आप हताश होकर छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको आता नहीं है, एक सवाल इसलिए आप छोड़ रहे हैं कि आपको आता है परंतु आपको पता है कि ये बहुत टाइम खा जाएगा। तो दोनों में ही सवाल तो छूटा ही है, दोनों में सवाल छूटा है, लेकिन दोनों ही बातों में जो फर्क है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो बॉल आई, बैट्समैन ने खेली और बिना बैट के लगे निकल गई। एक है जो बैट्समैन बैट ऊपर कर देता है, बॉल को जाने देता है। दोनों ही बॉले में बैट नहीं लगा, दोनों ही बॉल में बैट नहीं लगा, लेकिन दोनों ही केस में अंतर है। एक में बैट्समैन ने कॉन्फिडेंस लूज किया है, एक में बैट्समैन ने कॉन्फिडेंस गेन किया है। दोनों में ही बैट नहीं लगा है, दोनों में ही वो नॉट आउट है, लेकिन फर्क है ना। एक बॉल सीधी निकल गई, छकाते हुए निकल गई, एक बॉल है जिसने जानबूझ के छोड़ी, जा स्वागत है तेरा। तो वही फर्क देखो, छोटी छोटी चीजों में गौर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना आपको होता है। अब ये सवाल पेपर में आएंगे, अब ये नहीं कह सकता कि इतना लंबा है तो पेपर में नहीं आएगा। पेपर वाले बनाते टाइम हमारी भावनाओं का कदर नहीं करते कि अच्छा लंबे सवाल नहीं देने, या पहले हमें फोन करते हैं कि भैया देख लो ये लिस्ट, ये सवालों की लिस्ट हमने बनाई है, देख लो लंबे हैं क्या, अगर तुम्हें लंबे लगे तो मैं छोटे करवा देता हूँ मतलब ऑफिस में फोन करवा के छोटे करवा देता हूँ, कोई लंबा लग रहा है आपको इनमें से तो बता दो, छोटे करवा देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। तो वो तो खुले डालते हैं, लंबे भी डालते हैं, छोटे भी डालते हैं, सब डालते हैं। तो उनको मतलब नहीं होता हमारी भावनाओं से कि लंबे सवाल है छोटे सवाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसका फर्क देखिए कि आप लोगों को आता है फिर आप छोड़ रहे हैं, इसका फर्क समझिए। और एक इस बात का फर्क समझिए कि आपको नहीं आता फिर आप छोड़ रहे हैं, छोड़ना दोनों ही केस में है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका क्रम गुणित रूप लिखिए, मतलब इस बहुपद को क्रम गुणित बहुपद के रूप में लिखिए। पहली बात तो किसी बहुपद को क्रम गुणित बहुपद में क्यों लिखते हैं? तो ये साधारण पावर है, जैसे 3 पावर है, 3 पावर का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब ये कह रहा है कि इस बहुपद को, सेम बहुपद को आप एक अन्य रूप में लिखिए, क्रम गुणित के रूप में। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका कि किसी साधारण बहुपद को जो साधारण घात उसमें दिखाई गई हो, उसे आप क्रम गुणित में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्रम गुणित में वो थोड़ा अलग बन जाएगा, वो अलग बन जाएगा। तो किसी भी बहुपद को जब क्रम गुणित में बदलना हो तो उस बहुपद को लो, सामान्य बहुपद को लो जो भी आपको दिया गया है, बराबर में उसका क्रम गुणित रूप मानो ए। साधारण घात और क्रम गुणित में एक फायदा ये होता है कि पावर सेम आती है, पावर सेम आती है, मतलब वो भी अगर 3 घात का बहुपद है तो क्रम गुणित में भी ये 3 घात का बहुपद ही होगा, क्रम गुणित में भी ये 3 घात का बहुपद होगा, लेकिन गुणांक अलग होंगे। तो मान लिया x की पावर 3 क्रम गुणित की गुणांक a है, इसका b है, ये a b c हमें निकालना पड़ेगा कि ये क्या क्या होंगे। तो ये d, ठीक है, क्लियर है। क्रम गुणित में हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब क्रम गुणित में और साधारण पावर में लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना, तरीका अलग अलग होता है। एक्स की पावर 3, साधारण पावर 3 का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और क्रम गुणित पावर में वही 3 बार लिखा जाता है लेकिन घटते हुए क्रम में, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब ये कह रहा है कि इस बहुपद को क्रम गुणित के रूप में चेंज करिए। तो क्रम गुणित में चेंज करेंगे तो गुणांक चेंज हो जाएंगे, गुणांक कुछ और आएंगे, क्योंकि साधारण घात में कुछ और गुणांक आते हैं तो क्रम गुणित में कुछ और गुणांक आते हैं। मान लिया ए बी सी डी, जब हम इसे क्रम गुणित में लिखेंगे तो गुणांक ए बी सी डी आएंगे। अब इन ए बी सी डी के मान हमें निकालने हैं, कैसे निकलेंगे आ जाओ। ए, इन्हें खोल दो, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 प्लस बी, एक्स, एक्स माइनस 1, सी एक्स प्लस डी। कुछ मान तो आपके तुलना करने से निकल जाएंगे बड़े आराम से। कैसे? जैसे x की पावर 3 के गुणांक की तुलना करने पर, x की पावर 3 का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो x की पावर 3 आएगी, x की पावर 3 के आगे a आएगा, a बराबर 1 हो गया। तो एक काम तो ये आसानी से हो गया, a तो आपको मिल गया। ऐसे ही आपको अचर पद भी मिल जाएगा, अचर पद बिना x का पद, देखो यहाँ खुलेंगे, यहाँ सब में x आएगा, यहाँ भी सब में x आएगा, ये भी x रहा, तो अचर पद हुआ d, और इधर अचर पद हुआ 1, तो एक d का मान मिल गया। ये दो मान तो
बड़े आसानी से आपको मिल ही जाएंगे। सबसे बड़ी घात की तुलना और अचर पद की तुलना करने से ए और डी तो सीधे ही मिल जाएंगे बिना रोक टोक के। एक्स की पावर 3 का गुणांक की तुलना, दोनों साइड बड़ी पावर 3 है, 4 पावर होती तो 4 की तुलना करते, 5 होती तो 5 की तुलना करते, जो भी बड़ी पावर वाला है उसकी तुलना कर लो। तो इससे आपको ए और डी का मान मिल गया। ऐसे आप बी और सी का भी निकाल सकते हैं, बी और सी भी ऐसे ही निकल सकते हैं। चाहो तो आप तुलना कर सकते हैं एक्स की पावर 2 के गुणांकों की तुलना, इधर देखो एक्स की पावर 2 का गुणांक कितना है, इधर कितना है, दोनों की तुलना कर लो। फिर एक्स की पावर 1 के गुणांक की तुलना कर लो, लेकिन एक्स की पावर 2 के गुणांक बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, है ना, कई आएंगे, तो वो सौदा थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर मैं एक्स की पावर 2 की तुलना से मान निकालूं, एक्स की पावर 1 से निकाल सकता हूं, लेकिन सौदा थोड़ा महंगा है। अब जैसे ए और डी के लिए जितना आसान सौदा था, बिजनेस जितना आसान था, उतना बिजनेस एक्स स्क्वायर और एक्स के लिए आसान नहीं होगा। पहले मुझे ब्रैकेट खोलने होंगे, फिर देखने होंगे एक्स स्क्वायर के कौन कौन से पद इधर हैं, फिर तुलना करनी होगी, थोड़ा सा लंबा होगा। इसके बजाय एक और तरीका है हमारे पास, आ जाओ उस पर ट्राई करते हैं। एक्स का मान 2 रखने पर, एक्स का मान 2 रखने पर, जब दो बहुपद बराबर है तो एक्स का मान 2 रखने पर भी बराबर आएंगे, क्योंकि बराबर का मतलब है एक्स के हर मान के लिए बराबर है। एक्स का मान 2 रखने, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 1, इधर इधर 2 रखते ये 0 हो गया, प्लस इधर 2 रखते ही ये आ गया 2b प्लस 2c प्लस डी का मान हमारे पास है 1, डी का मान 1 रख दो, तो ये b प्लस सी बराबर आ गया 1, b प्लस सी का मान 1। अब आ जाओ, अब सीधे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ए का मान 1 होगा, बी और सी का जोड़ 1 होना चाहिए, तो देख लो कौन सा ऑप्शन बैठेगा। ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान डी का मान 1, डन। और इन दोनों का जोड़ 1 आना चाहिए, यहां तो नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, तो सी आपका आंसर होगा। थोड़े से ऑप्शंस की मदद ली और थोड़ा इस तरीके से, हाँ ये तो डायरेक्ट ऑप्शंस को खोल के देख लो। तीनों ऑप्शन को खोल के देख लो, देखो कौन इसके बराबर आता है, वो सही है। लेकिन ऑप्शन खोलना से रामायण हो जैसी, क्योंकि खोलना में दिक्कत आती, टाइम लाग सी। हो गया ना, ये देखो ये 1 हो गया, ये हो गया, इन दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए था। चाहो तो आगे भी हल कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आगे भी हल कर लो। एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, या एक्स का कोई मान रख दो, या एक्स के गुणांक की तुलना कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर की तुलना कर ले, एक्स की तुलना कर लें, तो समीकरण बन जाएंगे, और फिर ये ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। जैसे ए और डी का मान तो आ ही चुका, एक समीकरण यहाँ बन गई, एक समीकरण और चाहिए, तो एक समीकरण आप एक्स का कोई मान रख के बना सकते हो। 2 तो रख ही दिया, 1 रख दो, है ना, 1 रख दो, 1 रखने से आप देखोगे कि सी का मान आ रहा है, एक्स बराबर 1 रखने पर। जैसे एक्स का मान 1 रखूंगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 -1 आ गया, इधर 1 रखते ही ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सी प्लस डी। सी का मान नहीं पता, डी का मान 1 है, सी का मान 2 आ गया। अब सी का मान 2 रख के बी निकाल लो, सी 2 ही आया ना, -2 आया, सी -2 आया। सी -2 आया, सी का मान -2 रख के बी का मान निकाल लो, बी बराबर 3, ये लो। तो ऐसे भी कर सकते हो, तुलना करके भी कर सकते हो, तुलना वाला ऑप्शन भी खुला है। अगर आप करना चाहें तुलना, तो द्वार ओपन है, खुले हैं, आराम से तुलना करिए। जैसे अचर एक्स की पावर 3 के गुणांक की तुलना, एक्स के पावर 2 के गुणांक की तुलना, एक्स के पावर 1 के गुणांक की तुलना, अचर पद की तुलना, और फिर ए बी सी डी निकाल लो। इस तरीके से आप इसे क्रमगुणित में चेंज कर सकते हैं। सही है, आगे जरूरत भी पड़ेगी हमें क्रमगुणित में, क्योंकि क्रमगुणित में बदलने के बाद में अंतर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में ये।
उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्रमगुणित में आसान लगता है। आगे जरूरत भी पड़ेगी क्रमगुणित की, अभी आगे के जो सवाल आएंगे वो मांगेंगे हमसे कि क्रमगुणित लाओ। आगे के सवाल जो है ना वो हमें क्रमगुणित मांगेंगे कि क्रमगुणित लाओ, और क्रमगुणित को लाए बिना हम काम कर नहीं सकते। ऐसे कौन से सवाल है जिसमें समीकरण को क्रमगुणित में बदलना अनिवार्य हो जाता है? ऐसे सवाल जिनमें क्रमगुणित रूप बहुत जरूरी हो जाता है। क्रमगुणित आवश्यक हो जाता है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो तो ये है कि आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, चलो मुश्किल हो जाएगा पर हो तो जाएगा। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसमें क्रम गुणित एकदम अनिवार्य है, आपको क्रम गुणित चाहिए चाहिए। कई बार क्या होता है, कई फलन का हमें प्रथम अंतर दिया होता है, डेल्टा एफ एक्स का मान दिया हुआ, एफ एक्स नहीं दिया हुआ, डेल्टा एफ एक्स ये तो दिया है, और पूछा है एफ एक्स निकालो। अब ये जो सवाल है, ये सवाल बड़े मुश्किल हो जाते हैं। भाई एफ एक्स दिया हो, डेल्टा एफ एक्स निकालना हो, ये तो हम कर ही रहे हैं। अभी तक जो 20-21 सवाल किए उन्हीं में यही किया है, एफ एक्स दिया है, डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं। नॉर्मली तो हम यही करते हैं, फलन दिया है, प्रथम अंतर निकालते हैं। अब कई सवाल ऐसे देगा जिसमें प्रथम अंतर दिया हुआ है, बताओ एफ एक्स कितना है। अब इन सवालों को कैसे करें, तो बहुत दिक्कत वाले सवाल है। क्यों? क्योंकि प्रथम अंतर दिया है, मतलब आपको जो दिया है वो ये है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बराबर में दी है। अब बताओ एफ एक्स कैसे निकलेगा, अब एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग नामुमकिन है हमारे लिए, इस अभी अभी की स्थिति में नामुमकिन है। क्योंकि इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना अभी तक हमने कहीं भी नहीं सीखा है। इनको फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, इनको कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका होता है, अलग ही विज्ञान होता है। इसकी किताब है मेरे पास, एक इंडियन गुरुजी है जिन्होंने इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी है। ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक गुरुजी हैं जिनका नाम है वीजे वेंकटाचला। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है फंक्शनल इक्वेशन। उसमें इन्होंने इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है इनको सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया, मतलब कई मेथड इसमें इन्होंने डिस्कस किया। बहुत सुंदर किताब है, खासकर ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये देखिए नॉर्मल सवाल नहीं है, यहाँ पे आपको एफ पता नहीं है और ये पता है कि एफ एफ और एफ के अगले भी अंतर इतने का है। अब एफ कितना हुआ, ये बहुत बहुत मुश्किल सवाल होते हैं। तो इन सवालों को डील करना हमारे कोर्स का हिस्सा है नहीं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अलग टाइप के सवाल होते हैं, अलग है ना। पूरी मैथ्स वैसे भी तय है कि पूरी मैथ्स आपको पढ़ाई नहीं जा सकती। आपको मैथ्स का सिर्फ जो शुरुआती हिस्सा है वो पढ़ाया जाता है ताकि आप तैयार होकर आगे पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकें। तो इसलिए यहाँ पे हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। भाई आपको ये दिया हुआ है कि दो फंक्शन है, उनका अंतर मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 1 है। अब बताओ फलन कितना था, कौन सा फलन था जिसका पहला अंतर ये था, कौन से फलन है जिनका पहला अंतर ये है। ठीक है, कौन सा फलन है जिसका प्रथम अंतर ये है। अब फलन दिया होता और प्रथम अंतर पूछा होता तो बहुत आराम से निकाल देते, लेकिन प्रथम अंतर दिया, फलन पूछा, बताओ वो फलन कौन सा था जिसका अंतर ये है। अब ये होगी दिक्कत, ये होगी परेशानी। अब हमें जो पता है वो ये है कि भाई कोई एफ एक्स रहा होगा जिसका अगले बिंदु पे मान, सपोज करते हैं एच का मान 1 है, थोड़ा और आसान हो जाए कम से कम, ये है और ये हमारा। अब इस टाइप के सवालों को कैसे डील करें, कैसे एफ एक्स निकालें, तो ये हमारे लिए फिलहाल के केस में इम्पॉसिबल है, सीधा असंभव है। अभी इसके लिए हमें अलग से ट्रेंड होना पड़ेगा इस टाइप के सवालों को। अगर ये सवाल ये होता x प्लस वाई बराबर 5, तो इसके लिए हम ट्रेंड है। 2x प्लस 3y बराबर 8, इन सवालों के लिए हम ट्रेंड है ना। अभी में अगर यही सवाल होता x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 8, मैं कहता एक्स वाई के मान निकालो, तो आप फट से निकाल देते। क्यों? क्योंकि आपने इसकी ट्रेनिंग की हुई है।
इसकी क्या दिक्कत है, इसके लिए आप ट्रेंड नहीं है। तो जो चीज ट्रेंड नहीं हो वो तो इम्पॉसिबल हो ही जाती है। तो ये चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो और ये सीखने के लिए फिर हमें अलग से एक कोर्स सीखना पड़ेगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए पैर पीछे खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है जो हमारी मदद कर देगा। अगर हम एफ एक्स को क्रम गुणित में लिख लें, अगर हम इसे क्रम गुणित में लिख लें तो डेल्टा जो होता है वो डी बन जाता है। हम जानते हैं डेल्टा बिकम्स डी, डेल्टा डी बन जाता है अगर क्रम गुणित हो गया तो डेल्टा डी बन जाएगा। तो हमारा सवाल हो जाएगा डी एफ एक्स बराबर जो दिया है, और अवकलन का उल्टा करना हमें आता है। अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, तो डी उधर जाके समाकलन बन जाएगा। तो जो आपको दिया गया है उसका समाकलन कर लो, आपको एफ एक्स मिल जाएगा, दिए हुए का समाकलन। और इस केस में आके पहली बार इतनी खुशी होती है समाकलन को देख के, जितनी आज तक कभी भी समाकलन को देख के नहीं हुई। यहाँ जब हम पहली बार करते हैं तो इतना लगता है, इतना गर्व होता है समाकलन पे कि क्या समाकलन है, कमाल कर दिया। मतलब है ना, जो एकदम बुरी परिस्थिति है, एकदम माड़ी परिस्थिति है, रट्ठार समाकलन आपने कमाल कर दिया, आप मतलब ताकत दिखा दी आपकी, और देखो तो शानदार हो गया, डेल्टा डी बन गया। क्यों? क्योंकि क्रम गुणित बना लिया आपने। क्रम गुणित बनाते ही आपका डेल्टा डी की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे डी आ गया, डी का उल्टा करना आता है हमें, डी का उल्टा होता है समाकलन। तो दी हुए का समाकलन कर दो, एफ एक्स आ जाएगा, चल काम खत्म। तो क्रम गुणित में देखो ना, सोचो पहली बार समाकलन से कितनी खुशी हो रही है अपन। हाँ, समाकलन, ये समाकलन अपनों को कौन लगे, ज्यादा समाकलन अपन को कौन लगे। लेकिन ई कदे कदे यहाँ ना बहुत माड़ी स्थिति हुई है जठार, अपनी जान बचा देवे, तो बार बार स्थिति है तो अपनी जान बचा दी। अच्छा, डेल्टा के साथ डेल्टा का कोई इनवर्स नहीं होता, डेल्टा की कोई रिवर्स संक्रिया नहीं होती, जैसे अवकलन का समाकलन होता है। डेल्टा का कोई भी रिवर्स प्रोसेस नहीं होता, अभी तक नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में थे, कुछ ढूंढ दो। फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ, आज की डेट याद कर लेना, आज की डेट तक डेल्टा का रिवर्स नहीं है। तो जिस दिन रिवर्स हो जाता तो शायद निकल जाता, रिवर्स है नहीं, इसलिए हमें डेल्टा को डी बनाना होगा। डेल्टा डी उन सर्कमस्टेंसेज में बनता है जब आप उसको एक क्रम गुणित फलन के तौर पे लिखते हो, और फिर वो अवकलन बन समाकलन बन जाता है और आप सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सही है, जमी बात, जोर की जमीन है, कमाल है ना। तो चीजें हर जगह अच्छी है यार, हर जगह बढ़िया चीजें, शानदार शानदार चीजें। अब इसके ऊपर कल सवाल करांगा। हाँ, वही से कहते हैं कि विदेश में अगर हम जाएं, हम किसी दूसरी कंट्री में जाएं, आज हम अगर इंडिया में है और अगर हमें यहाँ इंडिया में जब होते हैं तो हम तो भाई कौन से राज्य से हो, और जब आप फॉरेन में होते हो तो आप राज्य नहीं पूछते, बल्कि बस इतना ही पूछते हो कौन से देश से हो, और वो कह देता इंडियन हो। अब चाहे वो तमिलनाडु कोई क्यों ना हो, अगर वो इंडियन है तो कितनी खुशी हुई, अरे यार आप नो आदमी मिल गया। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोगों को देश है, लेकिन जब फॉरेन में कोई इंडियन मिल जाए तो कितनी खुशी हुई, अरे वो तो इंडिया को है ना। ऐसे ही जब आप किसी दूसरे स्टेट में होते हो, वहां पे आपको राजस्थानी मिल जाए, अरे वो तो राजस्थान को है हमारे। अब वही जब राजस्थान में होते हो तो आपके जिले का मिल जाए, तब आप यहाँ कर रहे, कोई बांसवाड़ा को है अठे, कोई डूंगरगढ़ को है, कोई डूंगरपुर को है, कोई अजमेर को है, तब आप आम फिर अजमेर में हुआ जब आप गाँव में आ जावा कि माला गाँव को कोई है, और गाँव में आ जावा तो मोहल्ला को ढूंढना। तो डिपेंड करते हैं हम कहाँ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर।